And in the process, I had personally consulted with other parties also to suggest the names of the ministry to be discussed for the first part of the second part of budget session, that we should demand on the grants of certain ministries. They have given their suggestion. We have listed railways as the number one. There are other 4 ministries. In the meantime, we lost 3 days, and during that time we have decided that today it is already 12th of March and we have to pass the supplementary demands for grants, because this is for the till end of 31st March 2026. The government has to spend the money. So because of the urgency, this business is listed. So if there are any gap in communication, you know the situation. And today House is stabilized and we are taking up the business, and as Chair has decided with the consent of the House, 4 hours we have devoted for discussion. If required, we can extend some time. माननीय सदस्य श्री जगदम्बा पाल जी। अधिष्ठाता महोदया, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने वर्ष 2025-2026 के लिए जो अनुदान की अनुपूरक मांगे हैं सेकेंड बैच पे, उस पर आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है। मैं इस सदन के आपके माध्यम से इस सदन के समक्ष वर्ष 2025-26 में जो द्वितीय बैच की सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है, सुन लीजिए मिस्टर प्रेमचंदन, आई थिंक सो यू विल हैव क्लियरिटी, यू विल हेल्प, आप सुन लीजिए। इसके रखने के पीछे इसकी आवश्यकता क्या है? ये सरकार की आज जो स्थितियां हैं, पूरा सुबह जो बात कह रहे थे, जिस बात की चिंता कर रहे हैं, आज इसकी मोदी सरकार जी ने केवल चिंता नहीं की है बल्कि उसकी समस्या का समाधान भी किया है और इस सेकेंड बैच के सप्लीमेंट्री ग्रांट में उसकी व्यवस्था भी की है। स्थिति क्या है कि आज पूरे विश्व में जो एक पूरी सिनेरियो है पूरे वर्ल्ड की, उस सिनेरियो में 3 परिस्थितियां ऐसी हैं जिसके कारण दुनिया के सभी देशों में आज जिस तरह की एक अनिश्चितता की स्थिति आई है, वो पश्चिम एशिया का संकट है जिसके तेल संकट की वास्तविकता ने एक ऐसी वैश्विक चुनौती बना दिया है। दूसरा, ईरान की जो होर्मुज जलडमरू मध्य है, उसने पूरे वर्ल्ड की सप्लाई के चेन को तोड़ा है। तो आज मैं कहना चाहता हूं कि जहां आज पूरे देश में तेल के दामों में जिस तरीके से उछाल आ रहा है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज ब्रेड क्रूड, जिसको कच्चा तेल कहते हैं, वो $88 से $119 तक आज उसकी उछाल है, जिसका सीधा असर फर्टिलाइजर पे पड़ेगा, गैस पे पड़ेगा और ये ट्रांसपोर्टेशन पे। तो ये जो पूरे विश्व में इसका असर पड़ने जा रहा है, इसलिए कि जिस तरह से ईरान की होर्मुज जलडमरू मध्य में एक सप्लाई चेन टूटा है, पूरे विश्व के लिए टूटा है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में दुनिया में केवल भारत एक है। अधिष्ठाता महोदया, जो आपने देखा कि ईरान ने कहा कि हम अपने होर्मुज उस जलडमरू मध्य मार्ग से भारत के लिए जो तेल के शिप जाएंगे उनको हम इजाजत देते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया में इससे बड़ी कोई एक सफलता नहीं हो सकती। ऐसी परिस्थितियों में इसके बावजूद भी कि ये कठिनाई हो सकती है और ये समस्या आ सकती है, इसलिए जो हमने बजट में जिस भी हेड्स में पैसा लिया था, लेकिन इस तेल के दामों के कारण फिर ट्रांसपोर्टेशन में वृद्धि होगी, फिर उसके और कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उनकी भी उन परिस्थितियों को भी ठीक करने के लिए इस 2025-26 में ये जो आज पूरे इस वैश्विक चुनौती में ये सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स सेकेंड बैच का आया है। ये केवल ये सेकेंड सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये वित्त मंत्री ही सेकेंड सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर ग्रांट लेके नहीं आई हैं, बल्कि जो
आज दुनिया के सामने एक वैश्विक वर्तमान संकट है, उसका समाधान है ये जो सेकंड हमारा बैच का हमारा सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर ग्रांट है। और इस द्वितीय पूरक में हमने जो कुल आकार इसका है ये 2.81 लाख करोड़ लिया है, 2,81,289.26 करोड़, जिसमें हमने 2 लाख करोड़ का एक नेट कैश आउटगो किया है और जो जीडीपी का 0.6% है। और दूसरी जो राशियां हैं, जो दूसरे पैसे हैं, वो दूसरे विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा सेविंग से हम करेंगे। ये नहीं है कि जो हम सेकंड बैच सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट ले रहे हैं उसका पैसा कहां से आएगा, उसका पैसा सेविंग से आएगा। तमाम मंत्रालयों के जो हम रिकवरी इन्हांस कर रहे हैं उससे पूरा किया जाएगा। और कारण हमने जैसा बताया कि ये वृद्धि जो पश्चिम एशिया में ईरान युद्ध से उत्पन्न जो वैश्विक वस्तु मूल्य है, जिस तरह से खासकर तेलों में मैंने कहा कि आज $88 से 119 आया है, सुनिए आपका ज्ञान बढ़ेगा। और उसमें जिस तरह से उर्वरक, गैस, खाद्यान्न, परिवहन, अर्थव्यवस्था पर इसका दबाव पड़ेगा। इस 2.81 लाख करोड़ में हमने जो 1 लाख करोड़ लिया है वो टेक्निकल सप्लीमेंट्री और टोकन प्रोविजन के लिए है। और ये ऐसे मामलों में किया गया है जिसमें 100+ ग्रांट्स है और अप्रोप्रिएशन भी इसमें सम्मिलित है। केवल महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 71% जो है वो 2 लाख करोड़ करीब नया नगद व्यय है, जो 29% हमारे आंतरिक राष्ट्र का वित्तीय अनुशासन से है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये दर्शाता है कि आज मोदी सरकार का जो एक विकास कार्यों को जिस तरह से पेश है, तीव्र गति दे रही है, और चाहे वो किसानों की सब्सिडी के लिए है। आज 80 करोड़ के लिए कोविड के दौरान ये तय किया था हमारी मोदी सरकार ने कि हम देश के, जब दुनिया में जिंदगी में ठहराव आ गया, एरोप्लेन ग्राउंडेड हो गए, चलती हुई रेलगाड़ियां ठप हो गई, लोग घरों में कैद हो गए, कोविड के उस लोगों की अपनी जिंदगी की हिफाजत और सलामती के लिए, ऐसी परिस्थितियों के लिए 80 करोड़ लोगों के लिए जो उस समय 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जा रहा था, दुनिया में इस तरफ गरीब कल्याण योजना अगर कहीं विश्व में है तो केवल भारत में है, जो 2019-20 से शुरू हुआ और आज लगातार वो 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। और ये आप कल्पना करिए, पहले आपकी राशन की दुकानों पे ब्लैक लेना पड़ता था गरीबों को, राशन की दुकानों का गल्ला बिक जाता था, ब्लैक मार्केटिंग हो जाती थी, राशन की दुकानों का किरोसिन ब्लैक मार्केट हो जाता था। आज जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से आज डोर स्टेप पे आपको डिलीवरी हो रही, आज लोगों के घरों पे, और पहले ब्लैक खरीदना पड़ता था, गरीब को ब्लैक लेना पड़ता था, मिट्टी का तेल, खाद्यान्न, और आज डोर स्टेप पे उसको 5 किलो परिवार के प्रति व्यक्ति को मुफ्त देने का काम कर रही है मोदी सरकार। ये है गरीबों के कल्याण के लिए। और उसके बाद दूसरी तरफ इसको हम राजकोषीय संयम की, हम कम से कम अपने जो हमारा राजकोष है उसकी फिस्कल डेफिसिट न बढ़े, उसको भी जिस तरीके से ठीक रखने का लिए किया है, उसको हमने किस तरह से बैलेंस किया है। और ये वेस्ट एशिया के संकट के बावजूद हमने एक नया फंड बनाया है। ये जो हम सेकेंड बैच में, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बना है। ये अभी तक नहीं था और दुनिया ने अभी किसी ने नहीं बनाया होगा कि अगर कोई इस तरह की परिस्थितियां जो आज चाहे रूस की हो, यूक्रेन की हो, हमास की हो, गाजा की हो, इजराइल की हो, ईरान की हो, यूएस की हो, ऐसी परिस्थितियों में जब पूरी दुनिया में जिस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, तो लोग तो अभी उन परेशानियों से जूझ रहे हैं। और यहाँ तो उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड का क्रिएशन कर दिया है, जो निश्चित तौर से ये सारे संकट को दूर करेगा। और ये जो वर्तमान संकट है, ये इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड जो है, ये केवल इसका समाधान नहीं करेगा, बल्कि जो फाइनेंशियल ईयर 27 का जो बजट है उसके लिए मजबूत एक स्ट्रांग नींव रखेगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बन रहा है, उसमें इस द्वितीय बैच में उसमें 1.05 लाख करोड़ ले रहे हैं। 1 लाख करोड़ हम इस इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड के लिए ले रहे हैं। और ये इसलिए इतनी बड़ी मात्रा ले रहे हैं
कि हमारी मोदी सरकार की ये दूरदर्शिता का सबसे ठोस प्रमाण है कि ये इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड जो हमने इसको ट्रांसफर किया है, ये फाइनेंशियल ईयर 27 के बजट में जो पूरे देश में होगा उसके लिए एक संकटकालीन हमने बफर बनाया है। हमारे पास कॉर्पस फंड होगा कि दुनिया की कोई भी चुनौतियां होंगी, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं आने पाएगा। इसलिए ये सेकंड बैच हम डिमांड फेयर सप्लीमेंट्री ग्रांट ले रहे हैं। और आज मैं कहना चाहता हूं कि जो जिस तरीके का असर है और इसको हम जहां इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड में 1.05 लाख करोड़ ले रहे हैं, उसी तरह से दूसरे भी हम कर रहे हैं। किसी देश की करेंसी का पैमाना क्या होता है? उस करेंसी का पैमाना उसके पास गोल्ड रिजर्व कितना है, उस गोल्ड रिजर्व से होता है। तो आज हमारी करेंसी स्ट्रांग रहे, इसलिए 1703 करोड़ हमने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में लिया है, जिससे महंगाई पे कंट्रोल है। मैं आगे बताऊंगा कि क्या 2014-15 में महंगाई इन्फ्लेशन थी और आज क्या इन्फ्लेशन है, लेकिन अभी इसीलिए लिया है हमारी सरकार ने कि हम सॉवरेन गोल्ड फंड में बॉन्ड में डालेंगे। इसी तरह से जो हम निर्यात लेते हैं, निर्यात ऋण पे जो ब्याज होती है उस पे 3788 करोड़ 3788 करोड़ हमने लिया है। 5 लाख जो एमएसएमई है जिसकी चिंता इस सरकार को हुई, नहीं तो इस देश से जो ज़्यादातर एमएसएमई करीब करीब बंद हो रहे थे, लेकिन जिस तरह से एमएसपी को रिवाइवल करने के लिए वित्त मंत्री जी ने 19-20 में दिया, और आज भी उसकी चिंता है कि पूरी दुनिया की प्रतिस्पर्धा में, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले दिनों कहा कि हमारे एमएसपी के प्रोडक्ट्स केवल प्रोडक्ट्स अपने लिए न हो, दुनिया की बाजारों में जब जाएं तो वो दुनिया की बाजारों की प्रतिस्पर्धा में क्वालिटी में सबसे बेहतर हो, इसलिए इसको आज किया जा रहा है कि 3788 करोड़ ले रहे हैं। इसी तरह से हम नेशनल सिक्योरिटी के फंड के लिए कि टेक्नोलॉजी उसमें, जिस तरह से पिछले दिनों गृह मंत्री जी ने कहा था कि हम 26 तक हम देश से नक्सल इशू को खत्म कर देंगे, और आज ये इसलिए है कि जिस तरह से उसमें सिक्योरिटी के लिए आज हम टेक्नोलॉजी जिस तरह से इनोवेशन कर रहे हैं, उसके फंड के लिए भी 3000 करोड़ ले रहे हैं। तो इससे साफ है कि अगर आज चाहे पहले रूस यूक्रेन का जो एक युद्ध शुरू हुआ वो पहला पूरी दुनिया के लिए झटका था, आज जिस तरह से ईरान यूएस इजराइल का हुआ, उसमें जिस तरीके से आज सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है और आज तेल का संकट बढ़ रहा है, तो ये आज हमारी सरकार की एक दूरदर्शिता का जीता जागता प्रमाण है कि जब दुनिया आज संकट से जूझ रही है, जब दुनिया आज वर्तमान में दुनिया की सरकारें संकट से जूझ रही है, तो हमारी सरकार आज की नहीं कल के खतरे की भी भविष्यवाणी को आंक करके इस हमने डिमांड फॉर ग्रांट्स में काम किया है। और आज उसी का नतीजा है कि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड ये केवल वर्तमान तेल संकट का जवाब नहीं है, बल्कि भविष्य के हर कोई राजनीतिक या हर जियोपॉलिटिक्स या कोई इस तरीके झटके होंगे उसके लिए ढाल बनेगा। तो ये वित्तीय अनुशासन का काम करेगा, हमारे राजनीतिक सोच का अनुपम संगम है, न घबराहट की कोई खर्च है, न संकट की कोई अनदेखी है। यही है विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने का। मैं कहना चाहता हूं, हमारे जरा कांग्रेस के साथी सुरेश जी सुन लें कि चन्नी साहब भी सुन लीजिए कि 2014 में जो इकोनॉमी थी आज 2025 में की स्थिति। 2014 में आप इस सदन नहीं थे, सुरेश जी थे, उस समय कहा जाता था कि हमारी फ्रेजाइल इकोनॉमी हो गई। 2014 में फ्रेजाइल इकोनॉमी का तात्पर्य था कि दुनिया में लोग कहते थे कि हाँ महंगाई अधिक है, रुपए की कीमत नहीं है, और लोगों को जो इन्वेस्टर थे वो इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर्स या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा निकाल के निवेश कोई यूरोप कर रहा था, कोई साउथ अफ्रीका कर रहा था। इतनी अनिश्चितता की स्थिति आ गई थी कि फ्रेजाइल इकोनॉमी थी। वो टर्मिनोलॉजी आप जानने की कोशिश करिए। मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ खाली फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, वो फ्रेजाइल इकोनॉमी थी क्यों, वो फ्रेजाइल इकोनॉमी का कारण क्या था। 2 महत्वपूर्ण कारण होता है जिसका एक इंडिकेटर होता है। वो 2 महत्वपूर्ण इंडिकेटर थे जो उस समय का करंट अकाउंट डेफिसिट था, जिसको चालू खाता घाटा कहते हैं। ये जब देश के आयात और निर्यात में उसके बीच में जब अंतर बढ़ जाता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, तब वो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। और उस समय 2014 में जो सेवाओं में, सर्विसेज में, निवेश में, जिसको आय को भी शामिल किया जाता है, 2013-14 में अधिष्ठाता महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं, ये जीडीपी का लगभग 4.8% था। इतना अंतर आयात निर्यात में हो गया है जो आज
25-26 में 4.8% से घट करके मोदी की सरकार में पहली छमाही में केवल 0.8% रह गया है। ये है सरकार की उपलब्धियां। ये हम किस तरह से हमने आज इस करंट अकाउंट डेफिसिट को मेंटेन किया है, चाहे वो आयात हो चाहे निर्यात। उस फ्रेजाइल इकोनॉमी के बाद अर्जुन राम मेघवाल जी बैठे हैं, रोज पॉलिसी पैरालिसिस की बात होती थी कि हाँ पॉलिसी पैरालिसिस है, संसदीय कार्य मंत्री जी, और ये सब रेगुलर सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सभी लोग कहते थे कि इस देश में तो लगता है कि पंगुता आ गई है, नीतियों की पंगुता आ गई है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई डिसीजन नहीं, किसी पॉलिसी पे कोई डिसीजन नहीं, एनर्जी के लिए कोई पॉलिसी नहीं या कोई माइनिंग के लिए पॉलिसी नहीं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, कोलगेट हो या 2G हो, वो इस तरह के दौर थे कि पूरी दुनिया के सामने भारत की तस्वीर क्या बन गई थी। लगता था कि भारत में जैसे चीजों में कितना भ्रष्टाचार की ऊंचाई है। ये सदन जिस तरह से CAG की रिपोर्ट, मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मैं तो आज डिमांड फॉर ग्रांट्स पे रहना चाहता हूं, लेकिन उससे एक पॉलिसी पैरालिसिस हो गई थी, सरकार भी पंग हो गई थी, लगता था कि कोई है ही नहीं, और उसके बाद कोई डिसीजन नहीं होता था, नीतियां पॉलिसी बदल जाती थी, रेगुलेटरी कोई सर्टेनिटी नहीं थी। अगर बताइए किसी पॉलिसी की कोई सर्टेनिटी नहीं होगी, कोई रेगुलेशन नहीं होगा, रेगुलेटरी बॉडी नहीं होगी, तो कैसे निवेश होगा? निवेश छोड़िए, रिफॉर्म कैसे होगा? और कितनी गति धीमी हो गई थी। तीसरा, अर्जुन राम मेघवाल जी, आपको तीसरा भी टर्मिनोलॉजी याद होगा, कि भारत हैज बिकम ए बनाना रिपब्लिक। तो इस तरीके से सोचिए, तो इसका मतलब है कि जिस तरीके से ये नीतियों में उस समय की स्थिरता की दिक्कत हो गई, गवर्नेंस पर सवाल उठने लगा, और गवर्नेंस के साथ आर्थिक निर्णय जब मजबूत संस्थागत ढांचे नहीं थे, एक अनिश्चितता का माहौल आ गया। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं कहना चाहता हूं कि आज जो ये डिमांड्स पर हमारे सेकंड बैच का सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स है, ये मैं कहना चाहता हूं। आज मैं आपके माध्यम से, सदन सुचारू रूप से चल रहा है, मैं बताना चाहूंगा कि आज इंडिया के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में